भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 87वें स्थापना दिवस और पुरस्कार समारोह में मैं संजीव सक्सेना आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें गर्व और प्रसन्नता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच हैं। अब कार्यक्रम का आरंभ आईसीआर गीत से किया जाएगा। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक। हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक। आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। अब मैं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे आदर और आभार को प्रकट करें। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं डेयर के सचिव और आईसीआर के महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। अब मैं अपर सचिव डेयर और आईसीआर के सचिव महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। अब मैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री एवं आईसीआर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने स्वागत भाषण से मुख्य अतिथि तथा सम्मानित अतिथि का स्वागत करें। आज की समारोह में उपस्थित देश के सबों के प्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के सम्मानीय महामहिम राज्यपाल जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी राज्य मंत्री सम्मानीय कुंडरिया जी, बलियान जी, आईसीआर के सम्मानीय डीजी साहब, इस अवसर पर उपस्थित सभी पुरस्कार विजेता भाइयों और बहनों, देश के कोने कोने से आए सभी सम्मानित कृषि वैज्ञानिक, यहां उपस्थित सभी मित्रों, मीडिया के भी मित्रों, आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे बीच प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। हम आईसीआर की ओर से बिहार की इस पवित्र भूमि में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। आज का ये जो स्थापना दिवस समारोह है, ऐसे तो इसके पहले 86 बार स्थापना दिवस समारोह मनाए गए हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन आज जो हम यहां स्थापना दिवस मना रहे हैं, हम सबके ध्यान में होगा कि 1905 में जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो इसी प्रदेश के समस्तीपुर जिला के पूसा में कृषि पर अनुसंधान शुरू किया था। 1911 में उसका नाम इंपेरियल अनुसंधान केंद्र रखा था
और पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान का काम तेज हो, इसके लिए 1929 में दिल्ली के अंदर एक काउंसिल की स्थापना की थी। अब 1929 से लेकर 66 वर्षों तक एक प्रकार से हमारा समारोह दिल्ली के एक परिसर में कैदी बना हुआ था। प्रति वर्ष 200-250 हम वैज्ञानिक जमा होते थे, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता था और फिर 2-3 घंटे के बाद हम सब वापस जाते थे। आज हम सब सौभाग्यशाली है कि कृषि में अनुसंधान की शुरुआत जिस मिट्टी से हुई थी, जिस राज्य की धरती से हुई थी, वहां इसका हम स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। लेकिन हम सबके मन में ये भाव रहता है कि जिस मिट्टी से अनुसंधान का काम शुरू हुआ, ये सपना हम देख रहे थे जब से सरकार में आए कि जिस मिट्टी में अनुसंधान शुरू हुआ कृषि में, वो पूसा जो दिल्ली में है वो असली नहीं है, असली पूसा बिहार के समस्तीपुर जिला में है। तो हमारा एक सपना था कि एक समय ऐसा आए कि हम अपना स्थापना दिवस पूसा के परिसर में मनाए, समस्तीपुर जिला के पूसा के परिसर में। लेकिन वो सपना भी पूरा करने का अवसर हमें प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उसको जो कृषि विश्वविद्यालय को कैबिनेट की मंजूरी दी है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, तो आने वाले 1-2 वर्ष में वो भी सपना पूरा होगा कि अगले 1-2 वर्ष के बाद जब हम अपना स्थापना दिवस मनाएंगे तो उसी मिट्टी पर मनाएंगे, उसी पूसा में मनाएंगे जो बिहार के समस्तीपुर में स्थित। बिहार देश भर के वैज्ञानिक और बिहार के हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी हैं, और हम इसलिए भी अभिनंदन करना चाहते हैं कि उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का कैबिनेट के द्वारा इन्होंने जो मंजूरी दी है, इसके लिए हम सब बिहार के लोग और देश भर के कृषि वैज्ञानिक आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, हम सबको स्मरण होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले बार जब हम स्थापना दिवस मना रहे थे तो उनका प्रेरणादायी उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ था, और उसके बाद उनके मार्गदर्शन के बाद हमने कई पहले किए, कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कई खोज भी हम लोगों ने किए। उसके विस्तार में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ नई पहले हैं जिसका शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और उसी में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो इनका सपना है कि हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरे और हिंदुस्तान की कृषि हिंदुस्तान के किसान का जेब भरे। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के जो 2700 कृषि वैज्ञानिक आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में, आपका जो सपना है कि हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरे और हिंदुस्तान की कृषि किसान का जेब भरे, इस सपना को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ 76% लोग कृषि पर निर्भर, और आपने एक और सपना देखा है दूसरी हरित क्रांति का केंद्र पूर्वी राज्यों को बनाने का। और मुझे प्रसन्नता है कि आजादी के बाद जो 67 वर्ष तक सिर्फ एक और एक कृषि अनुसंधान संस्थान था, आपने न सिर्फ घोषणा की कि इसी प्रकार से 2 बनेंगे, बल्कि उसके लिए पर्याप्त धनराशि का भी आवंटन किया, और बरही के अंदर जो बिहार के सीमा पर आता है उसका शिलान्यास भी किया। ये निश्चित रूप से पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति का जो आपका सपना है उसको पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। और जिस प्रकार से आपके निर्देशन में बिहार के अंदर और सारी योजनाएं कृषि के क्षेत्र में चल रही, ये कृषि विज्ञान केंद्र है देश के 642 जिलों में, जिसके माध्यम से राज्य सरकारों के सहयोग से हम फील्ड एक्सटेंशन करते हैं। आज हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इसका जो इसका एक केंद्र था कलकत्ता में, और उसी के माध्यम से बिहार के कृषि विज्ञान केंद्रों का भी देखरेख होता था। आपने स्वीकृति दी है और एक उसका केंद्र बिहार में बनाने का
जहां 38 कृषि विज्ञान केंद्र है और 6 नए जो बड़े जिले हैं उनमें भी स्थापना का निर्णय हो चुका है। तो एक उसका अलग से पटना में उसका निर्देशालय बनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ मैं समझता हूं कि अगस्त महीने के अंदर होगा। इसी प्रकार से जो बंबई के अंदर मत्स्यिकी का सिर्फ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके भी शोध और प्रशिक्षण के दृष्टि से बिहार के मुजफ्फरपुर में खोलने का निर्णय हुआ है और जिसके लिए हम बिहार सरकार के संपर्क में हैं और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र हमें जमीन मिलेगा और उसको भी हम प्रारंभ करेंगे। तो पूर्वी राज्यों में जो हरित क्रांति का सपना है और पटना को, बिहार को केंद्र बनाने का आपका सपना है, तो जिस प्रकार से आपका मार्गदर्शन हो रहा है, निश्चित रूप से उस सपना को हम पूरा करेंगे और बिहार के किसान, देश के किसान का जेब भरे, उत्पादकता बढ़े, अच्छा मार्केटिंग हो। इस तमाम मुद्दों पर जो आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए हम आईसीआर के लोग, कृषि मंत्रालय के लोग आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए और बिहार की कोशिश जनता की ओर से, देश के समस्त कृषि वैज्ञानिकों की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद मंत्री महोदय जी, आपके शब्दों और विचारों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अब मैं डॉक्टर एस अय्यप्पन, सचिव डेयर, महानिदेशक आईसीआर से अनुरोध करता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के बिहार के सम्मानीय राज्यपाल श्री के त्रिपाठी जी, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सम्मानीय केंद्रीय कृषि मंत्री और अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री मोहन भाई कुंडरिया जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परिवार, कुलपति और निदेशक गण, पुरस्कार विजेता, वैज्ञानिक गण, मीडिया मित्रों, देवियों सज्जनों, नमस्कार और सादर स्वागत। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, we were fortunate to have your gracious presence last year at the 86th Foundation Day of ICR, where you had kindly guided us on certain specific points. We have acted upon these and also proposed plans for future that I would like to present at this august occasion, where the entire Indian National Agriculture Research Education System, comprising the agricultural universities, ICR institutes, and the Krishi Vigyan Kendras, as also our colleagues from the FAO and the CG institutes, are present at this occasion. These were a few points that you told us, sir. Now, this year, 2015, is the golden jubilee year of the Indian Green Revolution, also the International Year of Soils. Sir, we have moved from shortage to surplus, but the challenge today is to achieve resilience in agriculture, how to make agriculture knowledge-based, and how to make it remunerative. That's why we are talking about the second Green Revolution and the Green Revolution in the Eastern India. Sir, taking the space technology into small farm holdings, while we are doing many other things, I would like to mention this specifically, two major inputs, land and water. The land resource inventory, for the first time, we are trying to work it on a 1:10,000 scale in collaboration with the ISRO in different agroecological zones. Soil health has been your prime concern, and we are contributing to it in different ways, soil testing kits, soil testing laboratories, and as you had mentioned, sir, the students and also the KVKs to get into soil testing programs. First time, again, GIS-based soil fertility maps. We have covered already 173 districts. Next concern is the climate change. The ICR, pioneering organization for having a national initiative on climate resilient agriculture, whether it's rainwater harvesting, groundwater management, short duration crops, community nurseries, and so on, including feed blocks and animal vaccines. Or, for example, this product called hydrogel that can hold water up to 1,000 times to be used in small farms.
Sir, 2014 was not a good year for monsoon, 11% deficit, but our preparedness in terms of contingency plans brought down the food deficit to only about 5% over the previous year. Now this year, sir, again, right from the month of February, in collaboration with each state government, we have prepared 600 district contingency plans. This is what has stood us in good strength, and I would like to also mention this El Nino and vis-a-vis the drought, that combination, we have tried to absolutely map it in collaboration with the Indian Meteorological Department, Ministry of Earth Science and so on, and this is what today, with regard to short duration variety crops, particularly the seed that has been bought by the farmer this year, mostly from the short duration varieties. Per drop, more crop was a mantra you gave us last year. We have worked on in situ conservation technologies, resource conservation, as also ex situ conservation technologies with regard to water conservation. As we move forward, the basic research, which will be a long-term investment, I'd like to mention some of these points, like looking into, we have about 93,000 varieties of rice, paddy in this country. To have a good tagging, we have worked on these SNP chips, as also the genomics. That's what we hear wherever we travel, whether it's in China or Brazil. Now this is what we have completed. Rice, wheat, tomato, brinjal, pulses, some of the pulses, fish and buffalo. Now, further, the National Agricultural Science Fund is patterned on the US model. So this year, since the last 14 months, I'd like to mention here specifically 82 new varieties of cereals, pulses, oilseeds, as also 11 varieties of vegetables and fruits. Seed for need is what we are now addressing for the smallholder farmers. Varieties again for resilience and profit, the wheat variety we have for the northwestern zone. Also the Pusa Basmati, which we earn about 25,000 crore rupees in export earnings. This variety has been improved over the previous one, 1121. Also, sir, one high protein rice, 11.5% protein in the eastern India that we have been able to identify. Sorghum, pearl millet, the coarse millets as nutri-cereals. Pulses has been another passion of yours. Pulses for nutrition security, a clear roadmap, sir, that we have developed. 27 million hectares, 1 ton per hectare, that's enough. So we would easily reach what we require, about 25 million tons. Today, we are importing something like 6 million tons that got reduced to 3 million tons. Now further going to the new biology of pulses. Again here, genome sequencing, Arharho, Channa. We have been able to have the particularly transgenics portion I'd like to bring to your kind notice, sir. The part borer is a major issue. And we are working on this, and we would have this material ready. Rice fallows in eastern India would be ideal for pulse cultivation. Groundnut, again a concern with regard to oil seeds. The short duration ones, 95 to 105 days, or the mustard, rapeseed mustard, sarso ka jo hai, it's about 2.3 tons. That's the level we have reached in improved Indian mustard. Horticulture, the plantation crops, the diseases has been a problem. Now we are able to have these varieties of superior tender coconut. Isabgol, for the first time, the hybrid, cashew hybrid, 11 to 12 grams each cashew nut. Date palm in the western India, particularly Gujarat, Rajasthan, we have the tissue culture protocol absolutely standardized. Floating horticulture, we call it aquaponics, hydroponics, and so on. Floating horticulture is an emerging dimension in horticulture. Also the vertical farming. Now this is what we are concentrating, focusing on in futuristic ways. With regard to the animal breeds, this year we have been able to register some of these from Rajasthan, Manipuri cattle, Sholapuri sheep. Now each of these are very hardy, resilient, and disease resistant. This is what we would like to bring before you, sir. Animal cloning, I'd like to submit and assure we are at the global level. Whether it's US or Australia, with regard to cloning from different sources, these are buffalo cloning, or for the first time, joint platform with the Indian Council of Medical Research with regard to zoonosis center that's been contemplated at Kanpur. These are something that are coming up. I'd like to also mention this year, India became a 10 million ton fish country. This is again a record, sir. And with regard to Hilsa, which is a major issue, importing Hilsa from Bangladesh, during this year, we have been able to standardize the breeding and the seed production is already there.
Seaweeds, that was a point that you mentioned last year, sir, should be brought to agriculture particularly, so field crops and so on. So the seaweed extract that we have tried with some vegetables like okra or incorporating seaweeds into animal ration, animal food ration, have given very good results, as also high value compounds, agarose from seaweeds. Namami Gange, a major program in which ICR is partnering with regard to these important fish species. These are indicator species. If they are found, the water is clean. So this is what we have joined the program in the recent past. Organic farming, another mission that the Government of India has again with greater vigor brought in. I'd like to mention during this year, 9 organic products were accorded GI registration, and mostly in the northeastern India. The northeastern India, the tribal regions, this is where we are talking of a fine combination of ITK and science and technology to bring that kind of money to these weaker sections. Now, the problems that we have with regard to some of the water guzzling crops, like particularly sugarcane. Sugarcane is one concern. Now, here the diversification possibilities that we have with regard to, for example, in Maharashtra, the horticulture that has come up in the sugarcane fields, or sugar beet as an option, is what we are bringing before you. The health concerns, the One Health that we talk of, the soil, plant, animal and man. So in this direction, new diagnostics that have come up, amazing possibilities. One chip that can diagnose more than 1,000 viruses is what we have in this year. The national agri-security we had briefly mentioned last year. Now with regard to new diagnostics, as also the vertebrate pest management, a new network that we have launched during the year. Now the Make in India program that we have joined from the Indian Council of Agricultural Research, whether it's the nanocellulose products or the thermostable vaccine or the rubber dams, these are all a part of the Make in India program that the ICR has joined. I'd like to mention here, these are fine compounds, nanocellulose, for example, scaled up as an industry. Small, smart machines for agriculture, sensor-based agriculture, whether it's for water levels or the food storage or tagging livestock, or for example, just to have the maturity stage of mango, non-destructive materials, sensors, or new things that are happening. So secondary agriculture is our focus. We have revalidated the post-harvest losses. Now this comes to about 92,000 crore rupees of post-harvest losses in agriculture every year. Now this is what we are trying to address in terms of processing, value addition, as also intelligent packing along with food quality, safety, assurance. Now coming to some of the IT applications in agriculture, a number of apps that we have been able to develop, as also ICR as a knowledge partner in the new initiative DD Kisan. ICR with Digital India, a lot of the databases that we have developed, also the e-governance, and a first time a national agricultural, the bioinformatics grid that we have in the country. Krishi Vigyan Kendra Sir, the Agri-Skill Development Lab to Learn. What we are trying to tell the farmers is not only what, but why and how. We would like to, at this forum of National Conference of KVKs, would like to express our gratitude that your leadership, chairmanship, the Union Cabinet has approved 3,900 crore rupees for the KVKs, new KVKs, new ZPDs, as was mentioned by the Honorable Minister, and also the renewed KVK infrastructure for delivery. These are all the new things that have happened in the KVKs. The PPP model for agro advisory, again a new initiative from the B2B, the platform that we are talking of, and this is synergy between public and private agencies interested in agriculture. Under your leadership again, sir, with this reaching out to farmers, we are thankful that you dedicated one edition of Man Ki Baat for exclusively talking to farmers and agriculture. And now we would like to address farmers as agripreneurs than just farmers. That's where secondary agriculture is important. A new initiative again by our Honorable Agriculture Minister, the Mera Gaon, Mera Gaurav, that will be launched today. Scientists to join to become social science agents. Sir, at this time, we would like to again say how grateful we are for the renewed trust
for quality agricultural education in this country, whether it's the Central Agriculture University in Jhansi or the Agricultural Biotechnology Institute in Ranchi, IRA Jharkhand, and the RAU that was mentioned as CAU, and also the National Agricultural Education Accreditation Board, agriculture in secondary schools, linking agriculture universities with commodity boards. Very important thing, sir, that has been just addressed on the 16th July by the Union Cabinet for about 2,900 crores, enhanced scholarship for students. Also IRA Jharkhand, a first in the century. Sir, we are proposing the National Agricultural Higher Education Project as a reform process in the universities. The overseas reach, the ICR country focus but global reach. In this month only, you are at UFA, sir, and we are grateful to you that you envisioned this Agriculture Research Center of the BRICS, and also the Netaji Subhash International Fellowships, and further the overseas efforts that we are making from ICR, whether it's in Nepal or Myanmar or Afghanistan and Africa in particular. Coming to 2050s, sir, you had told us जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सेंटेनरी होगा, that means another 13 years, by 2029, what are your plans? So that we have developed, that's about 2030 document that we talked of. Further, as a futuristic organization, we have developed documents, vision documents for 2050. Now, what we would like to do is by 2030, enhance productivity. Now, that's what is our main concern, by 40%, using all these tools, including hybrid technology or the GM technology that's being adopted by many countries, reduce emissions from agriculture. In this context, agriculture research, education, extension for food national security, we had convened meetings of our colleagues, sir, who will be in service in 2050. It was great to hear them, their imaginations as they go along. This is what is the group that we will be having in 2050. 2050 and beyond, in schools, in colleges, and entrepreneurs. How we would address, include agriculture in all these dimensions was the important thing. Agri-robotics is the future, as we have been seeing the problems in labor and so on. The last slide that I would like to mention here, sir, we are talking of triple I's: integration, innovation, investments. So in this format, more of integrated farming systems, peri-urban farming, as I said, vertical farming, One Health, referral laboratories, skill development, value chain, a real value for produce. These are all what we have envisioned on this occasion. And with this, we think technology-led agriculture, protein-focused farming, because we are producing a lot of cereals, rice and wheat, but what we require today is protein, quality and safe food, skilled human resource, and hope for farmers. This is what we are bringing from the Indian Council of Agricultural Research under your leadership at this stage, sir, to express our gratitude and respect to you, and also to say how committed we are to the Indian farmer. I would request everyone to give a standing ovation to the Honorable Prime Minister of India, who is the chief guest on this occasion. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर अयप्पन। और अब समय है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित करने का। मैं क्रम से विजेताओं को बुलाऊंगा। इस क्रम में सबसे पहले सरदार पटेल आईसीआर उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष परिषद के एक बड़े संस्थान, एक छोटे संस्थान और एक कृषि विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। कृषि विश्वविद्यालयों के वर्ग के अंतर्गत असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहट को पुरस्कृत किया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं असम कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर के.एम. बजरबोरिया जी की वे मंच पर आए। यह विश्वविद्यालय भारत के संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए फीडर विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता है। साथ ही अपने नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बड़े संस्थान के वर्ग के अंतर्गत हैदराबाद स्थित बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा डायरेक्टर डॉक्टर चेरुकुमली श्रीनिवास राव जी से कि वो पुरस्कार ग्रहण करें। इस संस्थान ने कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से विकसित
लगभग 600 जिला आकस्मिक योजनाएं एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्लान्स को राज्यों में जिला प्रशासन द्वारा लागू किया। छोटे संस्थान में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर बीएन त्रिपाठी को, निदेशक संस्थान के, देश में अश्वों के सभी प्रमुख रोगों के उपचार और नए रोगों की रोकथाम के लिए एकमात्र संस्थान। पुरस्कार की अगली कड़ी में जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इस वर्ष ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर श्री दीपेन कुमार मुकुंद भाई शाह को सम्मानित किया जा रहा है। श्री शाह सृजन के बीजों का मूल्यवर्धन करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर एनजी रंगा पुरस्कार से सम्मानित श्री गुरप्रीत सिंह शेरगिल को। यह पुरस्कार विविधतापूर्ण कृषि के क्षेत्र में अपनी नई सोच के उत्कृष्ट योगदान के लिए किसानों को प्रदान किया जाता है। अब समय है कृषि अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार की घोषणा का। इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पुरस्कार श्री अरविंद कुमार सिंह को दिया जा रहा है। श्री सिंह राज्यसभा टीवी में सहायक संपादक हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही एक पुरस्कार श्री जयप्रकाश सिंह को भी दिया जाता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। श्री सिंह ईटीवी नेटवर्क के सीनियर प्रोड्यूसर हैं। इस वर्ष प्रिंट मीडिया के लिए यह पुरस्कार श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह को दिया जा रहा है। श्री सिंह से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। श्री सिंह दैनिक जागरण समाचार पत्र के डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। प्रिंट मीडिया में ही पुरस्कार श्री अरविंद कुमार सिंह जी को भी दिया जाता है। श्री अरविंद कुमार हिंदुस्तान समाचार पत्र के प्रमुख संवाददाता हैं। इसी क्रम में पुरस्कार सुश्री गार्गी परसाई जी को भी दिया जाता है। कृपया मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। श्रीमती परसाई द हिंदू समाचार पत्र की एसोसिएट एडिटर हैं। प्रिंट मीडिया का अगला पुरस्कार श्रीमती माधवी सैली को दिया जा रहा है। श्रीमती सैली कृपया मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। द इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र के विशेष संवाददाता हैं। तालियों का क्रम टूटना नहीं चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से पुरस्कार विजेताओं का हौसला बढ़ाएं। अब प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि कृपया आईसीआर द्वारा विकसित मृदा परीक्षण मिनी लैब का किसानों को वितरण शुभारंभ करें। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिलीप कुमार कुशवाहा। इसे मिनी किट मृदा रक्षक डेवलप्ड बाय आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज। श्री अरविंद चौबे, इनके दिलीप कुमार कुशवाहा बोले थे सर। और अब हम बुलाएंगे श्री अरविंद चौबे जी को। श्री विमल ठाकुर, श्री विमल किशोर ठाकुर। हमें उम्मीद है कि ये छोटी लैब इनके लिए बहुत काम आएगी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपने अपने कार्यक्रमों द्वारा पुरस्कार प्रदान करके सबका हौसला बढ़ाया और प्रोत्साहित किया। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नई योजनाओं का रिमोट द्वारा शुभारंभ करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नई योजनाओं का शुभारंभ। इनमें सर्वप्रथम है फार्मर फर्स्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का साथ, किसानों का आर्थिक विकास। इसके तहत किसानों की भागीदारी से कृषि प्रौद्योगिकी का विकास तथा सुधार और जानकारियों की डिजिटल साझेदारी। 100 अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों की भागीदारी। प्रत्येक संस्थान द्वारा 5 गांवों में विकास से 1 लाख कृषक परिवारों का तकनीकी सशक्तिकरण।
आर्या। युवाओं की नई राह, चलें खेती की ओर। रोजगार तथा आमदनी के लिए ग्रामीण युवाओं में तकनीकी सक्षमता का विकास तथा उद्यम कार्य समूहों का गठन। 25 राज्यों में 10,000 युवाओं के कौशल विकास से कृषि उद्यमिता की नई लहर। स्टूडेंट्स रेडी। कृषि छात्रों की पढ़ाई भी कमाई भी। स्नातक स्तर के छात्रों को कृषि परिवेश का ज्ञान, प्रशिक्षण व अनुभव के साथ शिक्षा के दौरान आमदनी। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के कृषि उद्यमों में रोजगार। कृषि उद्यम शुरू करने के लिए तकनीकी सलाह और जानकारी। 25,000 स्नातक छात्रों को 10 मुख्य कृषि व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण। मेरा गांव मेरा गौरव। वैज्ञानिकों और किसानों की एक टगर, विकास के हमसफर। वैज्ञानिकों की टीम द्वारा गांव को अपनाकर विज्ञान व प्रौद्योगिकी का प्रसार। बाजार की जानकारी और रुझान के साथ किसानों को कृषि विकास की योजनाओं का लाभ। 20,000 कृषि वैज्ञानिकों की भागीदारी से 25,000 गाँव से सीधा संपर्क। विजन 2050। नई चुनौतियां, नए आयाम, नई रणनीति। वर्ष 2050 में खाद्य, पोषण तथा आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नई रणनीति। 100 अनुसंधान संस्थानों के विजन डॉक्यूमेंट्स विकसित। तकनीकी एवं वैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश के अनुरूप रणनीति का विकास। जय किसान, जय विज्ञान। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अत्यंत आदर व सम्मान के साथ स्थापना दिवस अभिभाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। मंच पर विराजमान बिहार के राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ जी त्रिपाठी, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, श्री मोहन भाई कुंडारिया, सचिव श्री, उपस्थित कृषि क्षेत्र के सभी वैज्ञानिक, किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज जिनका मुझे सम्मान करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के द्वारा देश के कृषि जगत को कुछ न कुछ मात्रा में सकारात्मक योगदान किया है, ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये समारोह हर वर्ष होता है और बड़े लंबे अरसे से होता है, लेकिन दिल्ली में ही होता है। तो पिछली बार जब मैं गया था पहली बार, तो मैंने कहा था भाई हम जरा दिल्ली से बाहर निकलें, और उसका आरंभ आज बिहार में पटना की धरती से हो रहा है। मैं राज्य सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस समारोह का
सफल बनाने में योगदान दिया। और मैं विभाग के मित्रों का भी आभारी हूं कि उन्होंने एक पहल की है, क्योंकि उसके कारण उस राज्य के अंदर भी कुछ दिन चर्चा चलती है, अनेक लोगों के सामने नई नई बातें आती हैं। देश भर से जो कृषि वैज्ञानिक यहां आते हैं, उनको भी स्थानीय लोगों से बातचीत करने के कारण अपने विषय में क्या क्या नया चल रहा है उसकी जानकारियां मिलती हैं। तो एक प्रकार से ये अलग अलग स्थान पर जाने से स्वाभाविक रूप से हमें अतिरिक्त लाभ होता है, और उसका प्रारंभ आज यहां से हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि ये बिहार से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि पूषा का जन्म इसी धरती पर हुआ और एक विदेशी व्यक्ति ने गुलामी के कालखंड में भारत के कृषि सामर्थ्य को भांपा होगा, उसको अंदाज आया होगा, और फिलिप यूएसए के द्वारा बनी हुई ये कामगिरी पूषा के नाम से प्रचलित हो गई। लेकिन उन्होंने बिहार क्यों चुना होगा? कोई अचानक तो हुआ नहीं होगा। जब वो सोचा गया होगा तब उनको ध्यान आया होगा ये सबसे उर्वरा जगह होगी, यहां के लोग प्रयोगशील होंगे, प्रगतिशील होंगे, कृषि क्षेत्र में नया करने की सोच रखते होंगे। हिंदुस्तान के अन्य भूभागों से यहां की कृषि की कोई न कोई एक्स्ट्रा शक्ति होगी, तभी जाकर के उन्होंने इस काम को यहां प्रारंभ करना सोचा होगा, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। अब करीब करीब 100 साल होने जा रहे हैं, इसलिए मैं पूरे रिकॉर्ड न देखूं तब तक तो मैं कह नहीं सकता हूं क्या है, लेकिन मैं अनुमान करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि ये भूभाग और यहां के नागरिक दोनों में कृषि क्षेत्र में नई सिद्धियां प्राप्त कराने का सामर्थ्य पड़ा हुआ है। हम कभी कभी अपनी चीजों को भूल जाते हैं। चीजें कोई अचानक शुरू नहीं होती हो, किसी न किसी विशेष कारण से शुरू हुई थी। उसके मूल में अगर जाते हैं तो ध्यान आता है। और मैं राधा मोहन सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपदाग्रस्त कारणों के कारण पूछा यहां से दिल्ली चला गया। अब दिल्ली में तो खेती होती नहीं है, लेकिन पूछा वहां है, और जहां खेती होती थी, जो देश का पेट भरता था, वहां से पूछा चला गया। तो हमने वापस लाने की कोशिश की है। और मुझे विश्वास है कि भले 90 साल पहले किसी को ये विचार आया होगा, उसमें जरूर कोई न कोई दम होगा, कोई ताकत होगी। मुझे फिर से एक बार उसको तराशना है, देखना है। और देश के वैज्ञानिक मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम इन नए क्षेत्रों में पदार्पण कैसे करें। कुछ बातें आप लोगों ने आज अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं हमारे वैज्ञानिक मित्रों को कितना पसंद आया होगा या कितनी सुविधा होगी, क्योंकि वैज्ञानिक अपने काम में इतना खोया हुआ होता है, करीब जिंदगी का महत्वपूर्ण समय उसका लैब में ही चला जाता है। न वो अपने परिवार को काम आता है, न वो खुद को काम आता है। वो उसमें डूब जाता है, पागल की तरह लगा रहता है, और तभी जाकर के आने वाली पीढ़ियों का भला होता है।
एक जब अपने सपनों को खपा देता है तब औरों के सपने बन पाते हैं। और इसलिए वैज्ञानिकों का जितना मान सम्मान होना चाहिए, वैज्ञानिकों की योगदान की जितनी सराहना होनी चाहिए, उसको जितना बल मिलेगा उतनी भावी पीढ़ियों का कल्याण होगा। दुर्भाग्य से हमारे देश में हमारी अपनी कठिनाइयां हैं, देश की गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, और इसलिए इन क्षेत्रों में जितना बजट देना चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं। उसके बावजूद भी छोटी छोटी लैब में बैठ करके भी हमारे साइंटिस्ट लगातार काम करते रहते हैं और कोई न कोई नई चीजें देते रहते हैं। लेकिन एक और कदम की ओर जाने का मैंने पिछली बार बात कही थी, आपने उसको योजना के रूप में रखा, लैंड टू लैब, लैब टू लैंड। लेबोरेटरी में कितना ही यील्ड आए, लेबोरेटरी में चीकू नारियल जैसा बन जाए, लेकिन अगर धरती पर नहीं होता है तो वो काम नहीं आता है। इसलिए हमारी सच्ची कसौटी ये है कि ये जो हम सफलता पाई है लैब में, उसको हमें धरती पर भी कसना चाहिए और किसानों के द्वारा कसना चाहिए। एक प्रकार से एक साइंटिस्ट का फेलो ट्रैवलर हमारा किसान बनना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट शुड बी अ फार्मर। ये हमें व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, और इसलिए इस योजना के तहत देश के जितने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनकी टोली बना करके उनको एक एक ब्लॉक गोद लेने की योजना है। उसकी लैब कहीं पर भी होगी, लेकिन उसको लगेगा भाई मैं जो रिसर्च कर रहा हूं उस इलाके के किसानों में उस प्रकार की रुचि है, तो वो वहां उनके साथ जुड़ेगा, प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ जुड़ेगा, किसानों के साथ जुड़ेगा, और उसने जो ज्ञान की संपदा है वो जमीन पर किसानों के माध्यम से, क्योंकि जब तक, और किसान का एक स्वभाव है उसको भाषण काम नहीं आते, वो तो जब तक अपनी आंख से देखता नहीं है तो किसी चीज को मानता नहीं है। और एक बार उसने अपनी आंख से देखा तो वो फिर अपना रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, वो संकट उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसलिए आवश्यकता होती है कि हमने हमारी हर लैब को, हर फार्म को लैब में कैसे कन्वर्ट करना, हर किसान को साइंटिस्ट के रूप में कैसे कन्वर्ट करना, और उस यात्रा को मैं जानता हूं आप जिस साधना को कर रहे हैं, जिस तपस्या को कर रहे हैं, वहां से बाहर जाना थोड़ा कठिन है, लेकिन जिस दिन आप जाओगे, कोई साइंटिस्ट अच्छे से अच्छी दवाई की खोज करे और परिवार को भी पता नहीं होता है कि इसने क्या काम किया है, उनको लगता है यार रात देर से आते हैं, अब खाना खाएंगे सो जाएंगे। लेकिन जब पता चलता है कि फलाने व्यक्ति जिंदगी से जूझ रहा था और उसकी दवाई काम आ गई, उसकी जिंदगी बच गई, और जब पता चलता है कि इस दवाई से आने वाले दिनों में ऐसे लाखों लोगों की जिंदगी बचने वाली है, तो वो परिवार भी सीना तान करके नहीं आया, हमारे लोगों ने किया है, मेरे पति ने किया है, मेरे भाई ने किया है। कब होता है? जब बाहर कुछ उसका अचीवमेंट दिखता है। आपको भी अपने लैब में किया हुआ संतोष जब तक खेत में नहीं दिखता और किसान के हाथ में नहीं दिखता है, आपको संतोष नहीं हो सकता है, और वो व्यवस्था करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। भारत ने फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, उसका फायदा हमें मिला है, लेकिन अब देश सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हम वैसे भी लेट हो चुके हैं। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हमें अपने आप को सज्ज करना होगा।
किस क्षेत्र में जाना है, कैसे जाना है। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की पहली आवश्यकता थी कि देश को अन्न बाहर से लाना न पड़े, देश का पेट भरे। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का इतना मकसद नहीं हो सकता, उसका मकसद कुछ और भी हो सकता है। क्यों न हमारे देश के एग्रो इकोनॉमिस्ट, हमारे देश के एग्रो टेक्नीशियन, हमारे देश के एग्रो साइंटिस्ट, फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए साइंटिस्ट, ये सब मिल करके वर्कशॉप करें, हर लेवल पे वर्कशॉप करें और डिजाइन वर्कआउट करें कि हाँ, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का मॉडल क्या है, प्रायोरिटीज क्या हो, हमने किन चीजों के उत्पादन पर जाना चाहिए, उत्पादकता बढ़ानी है तो किस चीजों की बढ़नी चाहिए। सारे ग्लोबल परिवेश में आज विश्व में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, और दुनिया के बहुत देश हैं जिनको आर्थिक रूप से वो कुछ चीजें करना मुश्किल है तो वो कहते हैं बाहर से ले आओ भाई, यहां नहीं करो। तो ऐसे कितने देश हैं जिनको ढूंढे और हम वहां से भेजेंगे। हमें एक विस्तृत सोच के साथ हमारे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को इस रूप में तैयार करना चाहिए। हमारी आर्किटेक्चर कॉलेज बहुत कुछ पढ़ाती है। बिल्डिंग के लिए तो काफी कुछ होता है, रोड कैसे बने उस पर भी होता है। मैं मानता हूं कभी एग्रो साइंटिस्टों ने, प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने, गवर्नमेंट ने आर्किटेक्चर कॉलेज के साथ बैठ करके उनका भी सिलेबस बनाने की आवश्यकता है कि हमारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर क्या हो। हमारी कैनाल बनती हो तो कैसी आधुनिक कैनाल बने, किस मटेरियल से बने। रोड बनाने के लिए तो काफी रिसर्च होते हैं, लेकिन कैनाल बनाने के लिए रिसर्च बहुत कम होते हैं। ये मुझे पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है, एक मूलभूत चीजों में बदलाव लाना है। और इसलिए हमारे जो आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं उनका भी जिम्मा बनता है कि एग्रो रिलेटेड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो। पुराने जमाने में घर में, हमारे गांव के अंदर किसान परिवारों में मिट्टी की बड़ी बड़ी कोठियां तैयार होती थी और उसमें क्या मटेरियल डालना उसकी बड़ी विशेषता रहती थी। स्पेसिफिक प्रकार का मटेरियल डाल करके वो कोठी बनाई जाती थी और उस कोठी में अन्न भरा जाता था। वो सालों तक खराब नहीं होता था और निकालने की टेक्निक भी ऐसी होती थी, ऊपर से नहीं निकालते थे, नीचे से निकालते थे ताकि पुराना माल पहले निकलता था, नया माल ऊपर आता जाता था। देखिए सामान्य लोगों की बुद्धि कितनी कमाल की रहती थी। ये जो कोठार बनते थे, कोठी बनती थी जिसमें सामान भरा जाता, वो कौन से चीजें का उनको ज्ञान था कि जिसके कारण हमारे एग्रो प्रोडक्ट को इतने लंबे समय तक संभाल पाते थे। प्रिजर्वेशन के संबंध में हमारे यहां टेक्निकली कितना काम हुआ है। हमारे यहां आचार की जो परंपरा है, उस समय ये टेक्नोलॉजी कहां थी जी। गांव की गरीब महिला भी आचार इस प्रकार से प्रिजर्व करती थी कि साल भर आचार खराब नहीं होता था। मतलब कि विज्ञान उस घर की गली तक पहुंचा हुआ था। हम बदले हुए युग में इन चीजों को और अधिक अच्छे तरीके से कैसे करें ताकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि आज वेस्टेज बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वैल्यू एडिशन पर हमें जाना पड़ेगा। किसान इतनी मेहनत करें और उसकी पकाई हुई चीजें अगर बर्बाद होती हैं तो कितना बड़ा नुकसान होता है। मैं एग्री साइंटिस्टों से आग्रह करता हूं कि आप एक काम करके रिसर्च कीजिए और मुझे 6 महीने में एक रिपोर्ट दे सकते हैं क्या। मैं एक दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे किसान फल पैदा करते हैं, लेकिन फल की उम्र बहुत कम होती है, बहुत ही कम समय में खराब हो जाते हैं। उसका पैकेजिंग भी बड़ा महंगा होता है क्योंकि एक एक चीज को संभालना पड़ता है, अगर दब गए तो और खराब हो जाते हैं। वो फल जिसमें से जूस निकलता है, ये जितने एरेटेड वाटर बाजार में बिकते हैं, भांति भांति का टेस्ट होता है। मुझे तो नाम भी पूरे याद नहीं है, लेकिन कई प्रकार की बोतलों में लोग पीते रहते हैं, कोका कोला और फैंटा और क्या क्या नहीं, थम्स अप। और क्या हम नेचुरल फ्रूट उसका 1%, 2%, 5% नेचुरल जूस
उसमें मिक्स कर सकते हैं क्या? अगर नेचुरल फ्रूट का जूस उसमें मिक्स होता है इस एरेटेड वाटर के, उसका मार्केट बहुत बड़ा है। मैं विश्वास से कहता हूं, हिंदुस्तान में जो किसान फल पैदा करता है उसको कभी वेस्टेज की नौबत नहीं आएगी, उसका माल खेत से ही बिक जाएगा। और 5% अगर उसमें मिक्स हो गया, मेरे फल पैदा करने वाला किसान कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन ये साइंटिस्ट जब तक खोज करके नहीं बताएंगे, वो कंपनियों को मनवाना जरा कठिन हो जाता है। क्या हम इस प्रकार की रिसर्च कर सकते हैं? हम समझा सकते हैं उनको, देखिए भाई, दीज आर द रिजल्ट्स। आप अगर 5% उसके अंदर नेचुरल फ्रूट जूस डालते हैं तो आपके मार्केट को कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी चीज के टेस्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट और अच्छी बनेगी और उसमें आपका न्यूट्रिशन वैल्यू भी जाएगा, जो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को बेनिफिट करेगा। हम किस प्रकार से नई चीजों को करें, उस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ चीजों पर हमें मान के चले कि दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादकता पर बल दिया जाता है। हमें भी जमीन कम होती जा रही है, परिवार विस्तृत होते जा रहे हैं, एक एक परिवार में जमीन के टुकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें पर एकड़ उत्पादकता कैसे बढ़े, उस पर बल दिए बिना हमारा किसान सुखी नहीं हो सकता है, हमने वो देना पड़ेगा। पिछली बार मैंने मेरी एक मन की बात में कहा था किसानों से कि देश को पल्सेस और ऑयल सीड्स की बड़ी आवश्यकता है, तिलहन और दलहन। देखिए, मैं इस देश के किसानों को जितना नमन करूं उतना कम है। उस बात को उन्होंने माना और इस बार अभी तक जो खबर आई है कि रिकॉर्ड ब्रेक शोइंग दलहन और तिलहन का हमारे किसानों ने किया है। वरना वो क्रॉप चेंज करने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने माना कि भाई देश को जरूरत है, चलिए हम बाकी छोड़ देते हैं, इस बार दलहन और तिलहन में चले जाते हैं। और बहुत बड़ी मात्रा में, शायद मुझे लगता है 1.5 गुना हो जाएगा, 2 गुना। अब ये मैं समझता हूं कि अपने आप में, और भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्टों ने और प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने और गवर्नमेंट एक बैठ करके तय करना चाहिए। भारत जगह कृषि प्रधान देश है, हम तय करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी चीजें अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, और हम तय करें कि फलाने वर्ष के बाद हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे किसान को ये काम के लिए हम टारगेटेड काम करना पड़ेगा जी, तब जाकर के हमारे किसान को आर्थिक रूप से लाभ होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। आज भी अगर कृषि प्रधान देश को 5 स्टार होटलों में कुछ सब्जियां विदेश से मंगवानी पड़ती है, हमारा किसान भी तो तैयार कर सकता है, उसको जरा ज्ञान मिल जाए, पद्धति मिल जाए, वो कर सकता है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता किसान में है। आवश्यकता है कि ज्ञान का भंडार और किसान का सामर्थ्य, इसको जोड़ना, और उसको जोड़ने की दिशा में हमने प्रयास करना है। कुछ चीजें बड़ी सरल हैं जिसको हम कर सकते हैं और करना चाहिए। कभी कभार हमारे किसान को जीवन में, ज्यादातर हमारे यहाँ कोई उतना इरिगेशन नेटवर्क तो है नहीं, ज्यादातर हमारा किसान परमात्मा पर की कृपा पर निर्भर है। बारिश हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो मुसीबत है। उसकी एक्स्ट्रा इनकम के जो रास्ते हैं, उसमें पशुपालन हो, पोल्ट्री फार्म हो, मत्स्य उद्योग हो, ये थोड़ा बहुत प्रचलित है। लेकिन हमारा एक बात पर ध्यान नहीं गया है, और वो है शहद पर, हनी बी। ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट है और कम से कम मेहनत वाला काम है, और उसमें बिगड़ने का कोई चांस कम है, और उत्पादन भी बिगड़ने का। अगर एक बार शहद बोतल में भर दिया तो 2, 5, 10 साल तक उसको कुछ नहीं होता है।
आज देश में मुझे बताया गया शायद 5 लाख किसान शहद की एक्टिविटी से जुड़े हैं। ये हम टारगेट करके 5 करोड़ पर पहुंचा सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल में। उसकी इनकम कितनी बढ़ेगी आप कल्पना। और दुनिया में मार्केट है, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं है। हमारे किसान को हम इस प्रकार से नई नई चीजों के साथ कैसे, और उसके खेत में वैसे ही होने वाला है। और कभी कभार मैं नहीं जानता हूं हमारे साइंटिस्ट मित्र मेरी इन बातों को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही किसानों के साथ बैठते उठते सुनी हुई बातें मैं जो भी ज्ञान अर्जित किया उसी की बात कर रहा हूं। हमारे जिस इलाके में एलिफेंट्स, हाथियों के कारण खेती को बड़ा नुकसान होता है, जिन जिन इस इलाकों में हाथी है, मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, और मेरा मानना है कि उसमें सच्चाई भी है। ऐसे खेतों में अगर हनी बी हो तो हनी बी की आवाज से हाथी भाग जाता है, वो आता नहीं है। अब मुझे बताइए फार्मर का प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा? अब ये इसको कौन समझाएगा, उसे बात कौन करेगा? और कम से कम इन्वेस्टमेंट से इतनी बड़ी चीज को बचाता। और इंटरनेशनल साइंस मैगजीन इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, हाथी उस आवाज को सहन नहीं कर सकता है, तो वहीं से आते ही चला जाता है पीछे। हमारे कई इलाके ऐसे हैं कि जहां हाथियों के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। हम ऐसे व्यवहारू चीजें, और उसके बाद साथ उसको शहद का व्यापार भी मिल जाएगा, उसकी आर्थिक संपदा को भी फायदा होगा। दूसरा काम है जो मेरे स्वच्छ भारत मिशन से भी जुड़ा हुआ है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है। हमें मान के चलिए कि दुनिया में ऑर्गेनिक चीजों का एक बहुत बड़ा बाजार खुल गया है। होलिस्टिक हेल्थ केयर ये बाय एंड लार्ज समाज का स्वभाव बना है। अभी हमने देखा योगा दिवस पर दुनिया ने क्या इसको महत्व दिया है। उसी बात का परिचय है कि होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ पूरी दुनिया जागरूक हुई, इसमें युवा पीढ़ी ज्यादा जागरूक है। कुछ लोग तो यहां तक एक्सट्रीम जा रहे हैं कि वो केमिकल से कलर किए हुए कपड़े पहनने के बजाय कलर्ड कॉटन से बना हुआ ही कपड़ा पसंद करते हैं। और अब तो कॉटन भी कई कलरों में आना शुरू हुआ है, नेचुरल ग्रो हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण। लेकिन ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट दुनिया में बहुत बढ़ रही है। हमारा किसान जिस पैदावार से 1 रुपया कमाता है, अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसका $1 मिल जाता है उसको। इकोनॉमिकली बहुत वायबल हो रहा है। लेकिन उसके कुछ नियम है, कुछ आवश्यकताएं हैं। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं क्या? आज मान लीजिए देश में वर्मी कंपोज मान लीजिए आज 50 मिलियन टन होता है, मैं अनुमान करता हूं। क्या वर्मी कंपोज हम 500 मिलियन टन कर सकते हैं क्या? अगर केचुए, अर्थवर्म्स, ये मान लीजिए देश में 10 मिलियन टन है, ये 100 मिलियन टन हो सकते हैं क्या? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोगों को ज्ञान देना है, बाकी काम तो वो केचुए खुद कर लेंगे। और कोई भी छोटे नगर के बगल में ये काम चलता है, उस शहर का आधा कूड़ा कचरा वही साफ कर देंगे। स्वच्छता का काम भी चल जाएगा, कंपोस्ट फर्टिलाइजर भी तैयार हो जाएगा, और जो केचुए का काम करते हैं उनके केचुए भी बिकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में केचुए बिकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकता है, हमारा कूड़ा कचरा साफ हो सकता है, हमारा केमिकल फर्टिलाइजर की वपराश रिक्वायरमेंट कम होती है, किसान की खेती सस्ती हो सकती है। इन चीजों को साथ लेकर के हम सब वैज्ञानिक जगत के लोग, क्योंकि ये बात आपके लेवल पे आएगी तो गले उतरेगी और उसको स्वीकार करेगा। आप प्रयोग करके कहीं लगाओगे, वो करे। कुछ लोग कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान का सबसे बड़ा दूत केचुआ बन सकता है,
और हमारा बहुत बड़ा काम वो कर सकता है और उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। हमारी जमीन बर्बाद हो रही है, केमिकल के कारण हमारी जमीन पर उसकी उर्वरा ताकत कम होती रही है, उसकी हमने चिंता करने की आवश्यकता है। ये काम हो सकता है सहज रूप से, ये चीजें प्राकृतिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए की जा सकती हैं। मैं आग्रह करता हूं कि हम हमारे कृषि जीवन में जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं उसको एक नए दायरे पर ले जा सकते हैं। कई वर्षों से पल्सिस में ईल्ड में भी बढ़ावा नहीं हो पा रहा है और पल्सिस में सबसे बड़ी चैलेंज है उसके प्रोटीन कंटेंट कैसे बढ़े, क्योंकि भारत जैसा देश जहां दलहन से ही प्रोटीन प्राप्त होता है, गरीब को प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो, इस प्रकार का दलहन की निर्माण कैसे हो, ये हमारे साइंटिस्ट लैब के अंदर मिशन के रूप में काम करें, हम उसमें अचीव कर सकते हैं, परिणाम मिल सकता है। हमारे देश का तिरंगा झंडा और उसमें ब्लू कलर का चक्र, मैं मानता हूं देश में चतुर क्रांति की आवश्यकता है। तिरंगे झंडे के 3 रंग जो हैं और ब्लू कलर का चक्र है, उन 4 रंगों की चतुर क्रांति की आवश्यकता है। एक तो सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन। अब सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन का अर्थ पता भांति भांति के लोग अलग अलग करेंगे। ऊर्जा का रंग है सैफ्रॉन और कहने का मेरा तात्पर्य है ऊर्जा क्रांति। ऊर्जा क्रांति बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए बिहार इतना बड़ा प्रदेश, सिर्फ 250-300 मेगावाट बिजली का उत्पादन का होता है। अभी मैं भूटान गया, भूटान के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मैंने काम शुरू किया है, उसका मैक्सिमम बिजली बिहार को मिलने वाली है। मैक्सिमम बिजली बिहार को आगे ले जाने के लिए आज मैंने अभी एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का आरंभ किया। गांव में 24 घंटे बिजली। हमारे किसानों को भी अगर वैल्यू एडिशन के लिए जाना है तो उसको इस प्रकार की बिजली की सुविधा सबसे पहले चाहिए, तब जाकर के वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेगा। और इसलिए हम भूटान से, नेपाल से ऊर्जा के द्वारा कैसे बिजली बिहार को पहुंचे, बहुत बड़ी मात्रा में बिजली कैसे मिले, उस दिशा में काम में लगे हैं। आज बिहार की अपनी बिजली है, उसे 3 गुना का काम मैंने भूटान में जाके कर दिया है, और लेकिन उससे काम होने वाला नहीं, उसको और जरूरत है। दूसरा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसकी मैंने चर्चा की, हरा रंग है। तीसरा है व्हाइट कलर, व्हाइट रिवॉल्यूशन। और व्हाइट रिवॉल्यूशन में हम जानते हैं हमारा दूध उत्पादन हमारे पशुओं की तुलना में दूध की क्वांटिटी बहुत कम है। ये हमारी क्वांटिटी कैसे बढ़े? पशु की संख्या बढ़ने से काम होना नहीं है, पशु के द्वारा ज्यादा दूध उत्पादन और हमारे पशुपालन को भी आधुनिक बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो शीप्स है, भेड़िए, मैंने एक छोटा प्रयोग किया था जब गुजरात में था। हमारा जो भेड़िए पालक वाला होता है, वो जब उसका ऊन निकालता है, उसके बाल निकालता है, तो उसके बाद कैंची होती है, ऐसे 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 करके निकालता है। उसके कारण टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के कारण उसको जो इनकम होती है उनकी उतनी इनकम होती नहीं है, दाम कम हो जाता है। मैंने क्या किया, ऐसे जितने भेड़िए वाले थे उनको जो 5 स्टार होटल में मैं और नीतीश कुमार जिस मशीन का उपयोग करते हैं ट्रिमिंग का, मैंने सब ये जो भेड़िया पालक है उनको मशीन दिया और बैटरी वाला दिया। तो आज वो क्या करता है, साल में 2 बार उस मशीन से उसके बाल निकालता है। उसकी लंबाई ज्यादा होने के कारण उसकी इनकम बढ़ गई। छोटी छोटी चीजें होती है जी, लेकिन सामान्य प्रयोगों से भी हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें हैरान है जी, हमारा देश इतनी सारी, हम आज भी, मैं नहीं मानता हूं कि हमारे यहां पशुओं के हॉस्पिटलों में डेंटिस्ट की व्यवस्था नहीं होगी पशु के लिए। अगर हमारे दांत खराब होते हैं, पशु के होते नहीं है। पशु खाता नहीं है या लूज मोशन कर देता है, कोई पूछने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं कि उसका डेंटल प्रॉब्लम है। मैं जब गुजरात में था, मैंने एक बड़ा अभियान चलाया था पशुओं की डेंटल ट्रीटमेंट का।
हमारा मोती बिंदु होता है, पशु का मोती बिंदु होता था। मैं पशुओं का मोती बिंदु का ऑपरेशन करता था बहुत बड़ी मात्रा में। मैंने अमेरिका हमारे कुछ डॉक्टरों को भेजा था लेजर टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, और पशुओं का ब्लडलेस सर्जरी कैसे हो, और मैं पशुओं के ब्लडलेस सर्जरी में सफलतापूर्वक हमारे यहां मैंने लोगों को काम पे लगाया था। हमारे पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों में हमें लाना पड़ेगा, उसकी भी पीड़ा को हमें समझना होगा, और मैं मानता हूं तब जाकर के हम व्हाइट रिवॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने चौथा कहा वो ब्लू रिवॉल्यूशन। आज भी बिहार में इतना पानी है, लेकिन बिहार आंध्र से 400 करोड़ रुपए की मछली लाकर के खाता है। अगर हम ब्लू रिवॉल्यूशन करें, गरीब से गरीब किसान जहां पर छोटे मोटे तालाब हैं, अगर हम उसको मत्स्य उद्योग, उसमें भी कई अब तो विशेषताएं हैं, इवन ऑर्नामेंटल फिश का रिवॉल्यूशन इतना बड़ा आया है, बहुत बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है ऑर्नामेंटल फिश का। हम अगर इस ब्लू रिवॉल्यूशन की ओर भी उतना ही ध्यान दें, और ये सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली गांव गरीब किसान का भला करती है, और इसलिए हम इन बातों को लेकर के हमारे वैज्ञानिक तौर तरीकों के साथ, ये जो हमारा तिरंगे झंडे का तीनों रंग है और चौथा हमारा ब्लू अशोक चक्र है, उन चतुर क्रांति की दिशा में कैसे आगे बढ़े और हमारे किसान भाइयों के भलाई के लिए और एक सुरक्षित आर्थिक व्यवस्था किसानों को मिले, उस दिशा में कैसे काम करें। मैं फिर एक बार राधा मोहन सिंह जी का अभिनंदन करता हूं कि आज पटना में, क्योंकि मुझे लगता है जी हिंदुस्तान का ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम से ही आने वाला है, ये मैं साफ देख पा रहा हूं। और यही बिहार की धरती हिंदुस्तान में कृषि क्रांति लाके रहेगी, और जिसका प्रारंभ आज इस कार्यक्रम से हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री महोदय, आपके विचारशील, उत्साही तथा प्रेरणादायी भाषण के लिए हम आपके आभारी हैं। हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में भारतीय कृषि को एक नई ऊंचाई हासिल होगी और हम वैश्विक कृषि में भारत का नाम शिखर पर पहुंचाने में कामयाब होंगे। मैं अब मंच पर विराजमान सभी गणमान्यों का धन्यवाद करता हूं, और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मुख्य अतिथि के प्रस्थान तक कृपया अपने स्थान पर बने रहें।